हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारा जो टॉपिक था उसी पर हम आते हैं। ओके, तो हम मध्य प्रदेश का जो है इतिहास हमने स्टार्ट किया था और इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ दोस्तों सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन सब तीनों चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप इसे पूरा देखें। ओके, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ओके, ताकि हम लगातार नई नई सीरीज आपके लिए लाते रहें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो आते हैं हमारे डायरेक्ट हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की। और मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने मौर्य काल तक का इतिहास जो है पढ़ लिया था। उनके सारे राजाओं राजाओं के नाम देखे हमने, उनने क्या क्या किया वो सारी चीजें हमने देखी। और उनके कौन कौन से स्तूप रहे, कौन कौन से शिलालेख रहे, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और भी आगे जो उनसे रिलेटेड जो बातें आएंगी आपको मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं हम मौर्य के बाद। मौर्य के बाद मध्य प्रदेश में किन शासकों का शासन रहा। ठीक है, तो मौर्योत्तर युग में मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद का युग, जिसमें शुंग आते हैं। ओके, सातवाहन आते हैं, कण्व आते हैं, कुषाण आते हैं, वो सब आएंगे यहाँ पर। तो मौर्योत्तर काल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? तो यह माना जाता है आपके कब से 200 ईसा पूर्व से लेकर तो 150 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 300 वर्ष का जो काल है वो किनका माना जाता है? मौर्योत्तर का। अर्थात जो भी शासक हुए, हम पढ़ेंगे नंबर बाय नंबर कौन कौन से शासक हुए। तो ये जो मौर्योत्तर युग था दोस्तों, ये कैसा युग था? ये नगरी युग था। कैसा युग था? नगरी युग। क्योंकि नगरों की बहुत सारे नगरों की स्थापना हो चुकी थी। और खासकर कौन कौन से नगर फेमस हुए? तो एक एरण, ठीक है, आयरन जो सागर है वहां पर। त्रिपुरी जो जबलपुर के आसपास के इलाका है वो। महिष्मती अर्थात महेश्वर। भागिल और विदिशा जिसे भिलसा भी कहा जाता है। अवंती अर्थात उज्जैनी। एवं पद्मावती। ये बहुत ही फेमस नगर स्थापित हुए दोस्तों। और इन्हीं नगरों से हमें बहुत सारे आहत सिक्के मिले। आहत जिसे पंचमार्क सिक्के कहते हैं। सिक्के मतलब जिन पर आकृतियां बनी होती है और जो किसी भी जिसका शासन होता है वो राजा अपनी क्या करता है, सील उस पर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आहत सिक्के हमें मिले। कहाँ से मिले? इन सभी नगरों से। और इन्हीं सिक्कों की वजह से हमें पता लग पाया कि मध्य प्रदेश में किन किन शासकों का शासन रहा है। और इन सिक्कों पर जो हमें लेख मिले हैं वो कौन सी लिपि मिले? वो ब्राह्मी लिपि मिले। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में प्राचीन भारत में मौर्योत्तर युग में जो शासकों के हमें अवशेष मिले सिक्कों के रूप में, आहत सिक्के, उन पर कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वंश हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, वो है शुंग वंश। क्योंकि शुंगों ने ही जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम है शुंग वंश। और इनका शासन कब से कब तक माना जाता है? तो वो 187 से लेकर तो 75 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 187 से तो 75 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। और जो शुंग थे दोस्तों, वह मूलतः कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के। और ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, शायद 2019 की पीएससी या और किसी में पूछा गया है कि जो शुंग थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? वो उज्जैन के निवासी थे। और यहाँ मौर्यों की सेवा करते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि उज्जैन में जो मौर्य शासक अशोक और उसके पुत्र कुणाल बाद में शासन करा, राज्यपाल रहे यहाँ के वो। ठीक है, तो उनके समय में ये उनकी सेवा किया करते थे। और बाद के शासक जब मौर्य बने, मगध के साम्राज्य के बने, और जब राज्यपाल जो थे उज्जैन के, वहाँ के ये क्या रहे, उनकी सेवा में रहे। और बाद में जब मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया, है ना, कमजोर पड़ गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को मुक्त कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? मुक्त कर लिया। और बाद में फिर एक शिशुनाग ने, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पूरे मगध साम्राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो मूलतः कहाँ के निवासी थे अगर पूछा है तो उज्जैन के निवासी थे। कौन? शुंग। अर्थात मध्य प्रदेश में इनका बृहत्तर शासन रहा है ना, बड़ी मात्रा में रहा। इनका एक पुत्र है ना, किसका? पुष्यमित्र शुंग का, जिसका नाम है अग्निमित्र, जो विदिशा का शासक था, प्रांतपति था। तो एक और बात जो निकल के आती है सामने वो ये कि उज्जैन के अलावा बाद में जो फेमस नगर स्थापित हुआ, है ना, वो कौन है? विदिशा अर्थात भिलसा। ठीक है, या बेस नगर भी इसे कहते हैं। ये बहुत फेमस हुआ बाद में, क्योंकि यहाँ पर शुंगों ने अपना आधिपत्य लंबे समय तक स्थापित रखा। अग्निमित्र बहुत फेमस है। और आपको पता है अग्निमित्र जो है वो कालिदास की रचना है। कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र, अर्थात ये अग्निमित्र शुंग शासक
दोनों की प्रेम प्रसंग का वर्णन इन्होंने इसमें किया है और एक अच्छी कृति मानी जाती है मालविका अग्निमित्रम। और बहुत शानदार नाटक लिखा हुआ है, ये नाटक है ना, ये जो रचना है ये नाटक है इनका, कालिदास जी का। तो अग्निमित्र के बारे में हमको कालिदास की पुस्तक से भी मिलता है और इनके सिक्कों से भी मिलता है। ओके, अग्निमित्र के बारे में आगे चलते हैं। तो मालविका अग्निमित्र के अनुसार जो अग्निमित्र है ने विदर्भ में यज्ञ सेन को हराया था। विदर्भ, विदर्भ जो महाराष्ट्र में दोस्तों, वहां पर किसको हराया इन्होंने? तो यज्ञ सेन एक शासक था, उसको हराया। यज्ञ सेन को किसने हराया? तो अग्निमित्र ने हराया। फिर अग्निमित्र के समय ही सांची स्तूप के आसपास जो परिक्रमा स्थल है, जिसको जंगल कहते हैं, मतलब प्राचीन समय में शायद जंगल कहते होंगे इसको, जैसे जंगल का मतलब तो वन होता है, ठीक है, परंतु परिक्रमा स्थल जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? शुंग शासकों ने ही करवाया। और शुंग शासक कौन सा है? वो है अग्निमित्र। इसने ही करवाया था। प्रदक्षिणा पथ जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। ठीक है। बाद में एक शुंग शासक हुआ 9वें नंबर का, उसका नाम है भागभद्र। ये 9वें नंबर पे था। कितने नंबर पर? 9वें नंबर पर। और भागभद्र के ही दरबार में यूनानी राजदूत कौन? हेलियोडोरस आया हुआ था, जिसने विदिशा अर्थात बेसनगर में प्रसिद्ध कौन सा स्तूप? गरुड़ स्तूप, अर्थात जो लोकल लोग उसे खाम बाबा कहते हैं, का निर्माण करवाया। किसने करवाया? वो हेलियोडोरस ने करवाया। ये यूनानी शासक का राजदूत था, है ना। एंड ये यूनानी शासक जो था उसका क्या था? राजदूत था, जो भागवत के दरबार में आया था। और इसी के इससे पता लगता है कि गरुड़ स्तंभ, क्योंकि गरुड़ किसके? विष्णु के वाहक हैं, पता है। विष्णु का जो वाहक है वो कौन है? गरुड़ है। तो इससे ये पता लगता है कि जो हेलियोडोरस है उसने विष्णु भगवान को अपना आराध्य देवता मान लिया था। और ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और हिंदू धर्म को स्वीकार किया किसने? हेलियोडोरस ने, मतलब अपनी आस्था प्रकट करी। इससे हमें यह पता लगता है हिंदू धर्म के प्रति। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मरण बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला मैं बता चुका हूं आपको, हेलियोडोरस जो 9वें नंबर का शासक था। क्या नाम है इसका 9वें नंबर का शासक? भागभद्र अर्थात भागवत, बेसनगर विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, और भागवत धर्म का पता लगता है। भागवत मतलब विष्णु भगवान का जो धर्म है, भागवत धर्म कहलाता है ना। उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की किसने? हेलियोडोरस ने। और किसके दरबार में आया था? बार बार अग्निमित्र के दरबार में, जो एक शुंग शासक था। ओके, आगे तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स जो है यूनानी शासक, है ना, कहाँ का था ये? तक्षशिला का, जो यूनान उस समय यूनान के अंतर्गत आता था, ये साम्राज्य के अंतर्गत, क्योंकि पहले तक्षशिला ये भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु एंटियालकिड्स ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा स्थापित कर लिया था। और पूरे यूनान जो तक्षशिला भी इसके अंतर्गत आता था, वहां का ही शासक था। ओके, तो वहां से इसने क्या? हेलियोडोरस को भेजा था। किसके दरबार में? तो शुंग शासक के दरबार में। फिर गरुड़ स्तंभ अर्थात खाम बाबा पर उत्कीर्ण है। कौन सी बातें उत्कीर्ण है? कौन सी बात लिखी हुई है इस पर? तो 3 बातें लिखी हुई है। कौन सी 3 बातें? ये पूछ सकते हैं दोस्तों कि दम, त्याग और अप्रमदा। दम, त्याग और अप्रमदा। अप्रमदा का मतलब है अपनी आंतरिक चेतना का विकास करना, अर्थात आध्यात्म के जो सर्वोच्च शिखर होता है वहां तक उपलब्ध हो जाना। अगर इन तीनों का आपने प्राप्त कर लिया, है ना, तो आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। ये बात लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है? गरुड़ स्तंभ पर। और ये किसने लिखी हुई है? हेलियोडोरस ने। ओके, 3 अमर साधन लिखा है इसने। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप ये स्टेटमेंट बहुत याद रखें, है ना, ध्यान से इसको याद रखें। अच्छा, ये आगे अंतिम जो शुंग शासक है कौन? देवभूति। तो ये पूछा जा सकता है कि जो अंतिम शुंग शासक का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? देवभूति। इसकी हत्या किसने करी? वासुदेव कर्ण ने। कर्ण जो शासक था, है ना, वासुदेव, इसने इनकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था कर्ण वंश, है ना, जो कि कब स्थापना करी? तो 75 ईसा पूर्व में। ओके, तो नया वंश आया कौन सा? कर्ण वंश। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप के तोरण जो है, तोरण, तोरण मतलब क्या होता है? जो प्रवेश द्वार होता है ना, वहां पर एक प्रकार का दरवाजे पर, है ना, तोरण बनाते दरवाजे जैसा, वो तोरण द्वार पर जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन है। चित्रांकन मतलब चित्र बनाए हुए हैं कि बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी। अर्थात बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त करा, फिर सारनाथ में अपना उपदेश दिया, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उन सबका चित्रांकन किया हुआ है। कहाँ पर? सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर। ठीक है, और सांची स्तूप पर शाल भंजिका का मतलब है यहाँ पर खड़ी स्त्री की मूर्तियां। ये कहाँ पर है? खड़ी स्त्री की मूर्तियां, शाल भंजिका, ये सांची स्तूप पर ही है। वहां पर उत्कीर्ण की हुई है। उसके जो सांची स्तूप है उस पर ये उत्कीर्ण की हुई है, मतलब उस पर उकेरी गई है ये।
किसकी? खड़ी हुई स्त्री की मूर्तियां। इसी पर गज लक्ष्मी की मूर्तियां भी है। किस लक्ष्मी की? गज लक्ष्मी की मूर्तियां। कहां पर है? सांची स्तूप में। लिपि कौन सी है जिसमें ये उत्कीर्ण किया गया? तो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया। और अपने को परम भागवत अर्थात भागवत धर्म का अनुयायी घोषित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरूच स्तूप, भरूच के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, है ना, परंतु इसका जो जीर्णोद्वार है, मतलब इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है और वापस से इसकी जो मरम्मत है वो किसने करवाई? तो शुंग शासकों द्वारा की गई। सतना जिले में। कहां पर है? सतना जिले में। क्योंकि इसका पुनरुद्धार करवाया भरूच का, तो शुंग शासक का माना जाता है कि इन्होंने इसका निर्माण करवाया, क्योंकि उसके पहले इसका कोई ज्यादा बड़ा साक्ष्य हमें मिलता नहीं है कि अशोक के द्वारा किया गया, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? शुंग शासक ने। और ऐसा माना जाता है कि शुंग शासकों ने ही इसका निर्माण करवाया। अभी भी ये विवादास्पद है कि मौर्यों ने करवाया है शुंगों ने, अभी भी विवाद के खेमे में है ये बात, लेकिन अधिकतर किताबों में मिलता है कि हमें शुंग शासकों ने इसका निर्माण करवाया। किसका? भरूच स्तूप का। ओके, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके जो अवशेष हैं अभी भी कहाँ रखे हुए हैं? तो इसकी वेस्टनी का एक भाग और तोरण जो कहाँ पर है, ये दोनों कहाँ पर रखे हुए हैं? तो ये कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, रामन संग्रहालय सतना तथा प्रयाग संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं। और इसकी खोज किसने करी थी भरूच स्तूप की? तो 1873 में कनिंगम ने की थी। किसने की थी? कनिंगम ने। खैर हम ये बात कल भी पढ़ चुके हैं, तो ये मेमोरी में आप याद रखें अपनी। ओके, सेरिब्रम में याद रखें। आगे बढ़ते हैं। बेसनगर। तो बेसनगर विदिशा, मैंने कहा कि शुंगों के समय में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है विदिशा, परंतु याद रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि मौर्यों के समय तो फेमस हुआ ही था बौद्ध धर्म के लिए, परंतु बाद में ये किसके लिए फेमस हुआ? जैन और ब्राह्मण धर्म के लिए। क्योंकि शुंग कौन थे दोस्तों? ब्राह्मण थे, और उन्होंने ज्यादातर समय ब्राह्मण धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगाया। ओके, और इन्हीं इन्हीं के समय में जो विदिशा का नाम मिलता है हमें, क्या मिलता है? बेसनगर मिलता है। कौन सा नगर? बेसनगर। 1913-14 में श्री डी आर भंडारकर ने यहाँ उत्खनन करवाया। उत्खनन मतलब उसको खुदवाया, और यहाँ से फिर बहुत सारे हमें अवशेष मिले, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर मौर्यों के अलावा शुंगों का भी शासन रहा है। तो किसने करवाया था? श्री डी आर भंडारकर। ओके, कब करवाया? 1913 में और 14 में। ओके, बेसनगर में वही बात वापस है कि हेलिडोरस का स्तंभ मिलता है, जो किससे? विष्णु धर्म से संबंधित है, अर्थात भागवत धर्म से संबंधित है। ओके, यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं, तो बता चुका हूँ। बेशनगर जो शुंग है ना, 1887 से तो 75 ईसा पूर्व तक, ये समय काल आप ये जरूर याद रखें अगर पूछ लिया जाए तो। और गुप्त वंश 280 से लेकर तो 540 ईस्वी के समकालीन सत्ता का केंद्र बना रहा, मतलब बहुत प्रमुख केंद्र बना रहा बेसनगर। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं अब। तो सातवाहन का समय कब कब से कब तक रहा? तो 50 ईसा पूर्व से लेकर तो 300 ईस्वी तक, मतलब गुप्तों के समय तक भी ये रहा। गुप्त 280 में आ चुके थे, उनके समय तक भी इनका शासन रहा, और लगभग आप देखेंगे तो 350 साल इन्होंने भी इनका समय काल रहा, तब तक इनके वंशज रहे। लेकिन सातवाहन का ज्यादा प्रभुत्व हमें मिलता है महाराष्ट्र और विदर्भ का जो इलाका है ना, दक्षिण भारत का इलाका, वहां पर सातवाहनों का ज्यादा हमें प्रभुत्व मिलता है। दक्षिण भारतीय शक्ति सातवाहनों ने कण्वों का अंत किया। जो वासुदेव कर्ण ने स्थापना करी थी ना कण्व वंश की, उनका इन्होंने खात्मा किया। किसने? सातवाहन ने। और उत्तर की बजाय दक्षिण में अपना केंद्र बनाया, महाराष्ट्र के आसपास वाले इलाके में। ठीक है, और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी भी रही। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही। किसकी? सातवाहनों की। इसके सबसे पराक्रमी राजा कौन थे? तो सातकर्णी थे, है ना, राजा सातकर्णी, जो मालवा तथा अनूप अनूप मतलब खंडवा जो खरगोन है वो वाला इलाका, वहां के ये शासक रहे, है ना। और सांची में उत्कीर्ण एक लेख में इनका भी उल्लेख मिलता है। किसका? सातवाहनों का। इनके सिक्के मिलते हैं हमें कहाँ? सिक्के मिलते हैं जो किसके हैं? सीरी सात अर्थात सातकर्णी, सीरी सात नाम मिलता है, इसका मतलब होता है सातकर्णी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे महान जो सातवाहन शासक था उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका समय काल रहा 106 से लेकर तो 130 ईस्वी तक इनका समय काल रहा। और इनके सर्वाधिक सिक्के जो मिलते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? वो उज्जैन से मिलते हैं। तो मतलब शुंगों का, मौर्यों का, कण्वों का, और फिर बाद में सातवाहनों का भी यहाँ पर दबदबा रहा। कहाँ पर? उज्जैन में। मतलब उज्जैन में, उज्जैन बहुत बड़ा केंद्र रहा है ना। महान शासक यहाँ पर आए और अलग अलग समय में इन्होंने शासन किया और उज्जैन को वैभव प्रदान किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के समय शक सातवाहन संघर्ष हुआ, मतलब शक और सातवाहन के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। शकों और सातवाहनों के मध्य, शकों और सातवाहनों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ, और शकों को करारी शिकस्त मिली, मतलब शक हार गए इसमें। और शक में जो एक फेमस राजा था जिसका नाम था
नहपान जो नासिक के आसपास ये युद्ध हुआ को हराकर, है ना, नहपान को हराकर उसके सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवाया। किसने करवाया? सातवाहनों ने। तो किसके सिक्के पर? जो शक राजा था नहपान, इसको हरा दिया और इसके जो सिक्के थे उस पर सातवाहनों ने अपना नाम उत्कीर्ण करवाया। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र आया बाद में। गौतमी पुत्र के बाद इसका पुत्र आया कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये अपनी जो शासक थे सातकर्णी और ये सब सातवाहन शासक, इन्होंने स्त्रियों को बराबर महत्व दिया। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि प्रत्येक को आप देखोगे ना तो इनकी इनके नाम के आगे इनकी माँ का नाम आएगा। जैसे सातकर्णी गौतमी पुत्र, तो गौतमी इनकी माँ का नाम था। वशिष्ठी पुत्र, तो वशिष्ठी इनकी माँ का नाम था, है ना, पुलुमामी की। ओके, तो ऐसे नाम हमें मिलते हैं। तो स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और एक उसमें लिख दिया जाए कि जो सातवाहन शासक था, सातवाहन जो शासक थे उनका जो शासन था वो कौन सा था? मात्र सत्तात्मक उनके समय में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मात्र सत्तात्मक शासन नहीं था। अगर मात्र सत्तात्मक शासन होता तो स्त्रियां राजा बनती, जबकि बन कौन रहे हैं? पुरुष ही बन रहे हैं, है ना, राजा का पुत्र ही राजा बन रहा है। तो इससे हमें मात्र सत्तात्मक समाज की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, परंतु हमें ये जरूर मिलता है कि स्त्रियों को महत्व दिया गया। बस ये, अगर मात्र सत्तात्मक वाला स्टेटमेंट आए तो गलत हो जाएगा, परंतु यदि ये आए कि स्त्रियों को बराबर सम्मान दिया गया, हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ने मध्य भारत के बड़े भाग पर भी अपना क्या करा? अधीन कर लिया। पूरी जो है उज्जैन, है ना, ग्वालियर तक इन्होंने अपना जो है शासन स्थापित किया। किसने? सातवाहनों ने। लेकिन उज्जैन के जो एक राजा था क्षत्रप, जिसका नाम था रुद्रदामन, ये बहुत ही महान शासक था रुद्रदामन, लेकिन फिर भी इसको भी हराया, इसको भी शिकस्त दी। क्या दी? इसको शिकस्त दी बाद में। ठीक है, इसको भी हराया सातवाहनों ने, रुद्रदामन को। पर ये भी बहुत महान शासक रहा रुद्रदामन। और इसका एक फेमस अभिलेख हमें मिलता है जूनागढ़ से। जूनागढ़ गुजरात में है, सौराष्ट्र के आसपास वाला इलाका। और इस रुद्रदामन ने जो शासक था, सुदर्शन झील है जिसका मौर्य के काल में पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रांतपति था, उसने उसका जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने, और अपना एक अभिलेख लिखवाया, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। बढ़ते हैं आगे। फिर बाद में क्या हुआ? दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध बने और पुलवामी जो था, है ना, उसको अपना राज्य वापस मिल गया। मतलब शकों और किनके मध्य? इनके मध्य सातवाहनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और जो पुलवामी था, जो हार चुका था रुद्रदामन से, ठीक है, उसको वापस से अपना साम्राज्य मिल गया। अंतिम सातवाहन शासक कौन मिलता है हमको? यज्ञश्री सातकर्णी। क्या नाम था इसका? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्के हमें विदिशा, देवास आदि जगहों से मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? तेवर। तेवर मतलब त्रिपुरी, जो जबलपुर के आसपास का इलाका है। या जबलपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो तेवर है, तेवर या त्रिपुरी नाम है उसका। ठीक है, यहाँ से भी हमें सातवाहनों के सिक्के मिले। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये है दोस्तों कि सातवाहन शासकों ने पहली बार शीशे के सिक्के चलाए। शीशा शीशा है ना, उसके सिक्के चलवाए इन्होंने। सोना चांदी के तो सभी चलवाते हैं, परंतु पहली बार जो शीशे के सिक्के है वो किसने चलवाए? वो चलवाए हैं सातवाहनों ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगले शासक है कौन? इंडो यूनानी शासक, है ना। इनका काल कब से कब तक रहा? तो इनका 200 ईसा पूर्व से लेकर तो 500 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि जब दक्षिण में और मध्य भारत में सातवाहनों का शासन था और मौर्यों का शासन था बहुत सारी जगह पर, क्योंकि मौर्य अभी खत्म नहीं हुए थे, इंडो यूनानी के समय भी, तो उस समय ये भारत में आ चुके थे। ठीक है, इंडो यूनानी। बात करते हैं कौन कौन थे। तो इनका एक राजा था जिसका नाम क्या था? डिमेट्रियस। डिमेट्रियस वंश का राजा था जिसका नाम था मिनांडर। और मिनांडर बहुत फेमस शासक रहा दोस्तों। परंतु इनका जो साम्राज्य है वो कहाँ तक विस्तृत रहा? तो जो उत्तर पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत में जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ वर्तमान का भी, और कश्मीर वाला इलाका, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि दिल्ली तक का इलाका, ये भी किनके अंडर में रहा उस समय? तो ये रहा दोस्तों मिनांडर के अंडर में, अर्थात यूनानी शासकों, इंडो यूनानी जो शासक थे उनके अंडर में रहा। ठीक है, डिमेट्रियस वंश का था ये मिनांडर। और सियालकोट, सियालकोट जब भी पाकिस्तान में लाहौर वाला जो इलाका है पूरा, इस्लामाबाद और लाहौर वाला इलाका, वो जो क्षेत्र था उसमें इनकी राजधानी रही।
ठीक है, जिसका नाम क्या था, सियालकोट। सियालकोट इनकी राजधानी थी, किसकी, तो यूनानी शासकों अर्थात मिनांडर की। और मिनांडर बहुत ज्यादा फेमस इसलिए हुआ बाद में दोस्तों, क्योंकि मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने अपनी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किससे ली, नागसेन से। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। और मिलिंद पन्हो, एक किताब है, पुस्तक शायद यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है दोस्तों, उस मिलिंद पन्हो में इनका बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने वार्तालाप करी। नागसेन और मिनांडर की वार्तालाप हमें मिलती है, बातचीत जो करी इन्होंने। फिर बाद में चल करके मिनांडर ने क्या करा, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया नागसेन के प्रभाव में आकर के, ठीक है। और मिनांडर जो है, मिनांडर ने पाटलिपुत्र पर हमला भी किया था, है ना, धावा बोला था। खैर उसको हार मिली, वहां पर हमला किया था। तो खैर मध्य प्रदेश में मिनांडर का कोई शासन नहीं रहा किसी भी क्षेत्र में, परंतु फिर भी इसके सिक्के हमें बालाघाट से मिले हैं और मंदसौर से मिले। मंदसौर मतलब, मंदसौर का पुराना नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ नाम था, और एक था आवरा। आवरा और इंद्रप्रस्थ, है ना, मंदसौर का नाम था। यहाँ से इसके सिक्के मिलते हैं हमको, किसके, मिनांडर के। बाकी सिक्के ही मिलते हैं सिर्फ, बाकी हमें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता इसने कि मध्य प्रदेश में अपना शासन किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला के शासक, शाखा, तक्षशिला की एक शाखा थी केवल, उसके शासक कौन थे, एंटिया, एंटिया किलाडियस, ठीक है, ने भयभीत होकर मतलब डर कर, ये डरा, एंटिया जो किट सॉरी किलाडियस इसका नाम था, ये डरा। और डर करके इसने क्या करा, भयभीत होकर जो भागपत्र, शुंग शासक था ना भागपत्र, के दरबार में अपने राजदूत, क्या नाम है उसका, हेलियोडोरस को भेजा था, डर करके भेजा था, है ना, डर गया था ये। अब कुछ याद करने योग्य बहुत ज्यादा जानकारी है जो खास करें, इसको जरूर याद रखें आप। मगध में सुंग सत्ता का अंत कण्वों ने किया, ये तो पता ही है, बता चुका हूँ, वासुदेव कर्ण ने किया था। देवभूति नाम था उसका अंतिम सुंग शासक, उसकी हत्या करी और कर्ण वंश की स्थापना करी। अतः विदिशा में भी कर्ण वंश स्थापित हुआ। बाद में कण्वों की हत्या किसने कर दी, सातवाहनों ने, जो आंध्र प्रदेश के आसपास और महाराष्ट्र के पूरा इलाका इनके अंडर में था। किसने करी, सिमुक ने। और अपने सिमुक ने क्या करा कि सातवाहन वंश की स्थापना करी। ओके, बाद में इसके बहुत महान शासक हुए जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ओके, आगे सातवाहनों में पोटीन और शीशे के सिक्के भी चलवाए। पोटीन एक प्रकार की धातु का ही जो मिश्र धातु होती है उसी प्रकार का एक अयस्क है, सॉरी एक तत्व है, उस तत्व नहीं, सॉरी इसे हम क्या कहें, यौगिक है ना। उससे ही इन्होंने क्या करा कि सिक्के बनवाए और शीशे के भी सिक्के ढलाए। शीशे के सिक्के हमें त्रिपुरी तेवर अर्थात जबलपुर के आसपास वाले इलाके से मिलते हैं। और सातवाहन शासकों में जो राजा सिरिसात था, राजा सिरिसात के जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से, उज्जैन, देवास, जमुनिया, जमुनिया किसे कहते हैं, होशंगाबाद को, तेवर, तेवर किसे कहते हैं, जबलपुर को, भेड़ाघाट, त्रिपुरी, जो तेवर और त्रिपुरी है ना, जबलपुर, तथा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, है ना, 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक इसका शासन रहा, कि सिक्के हमें भिलसा अर्थात विदिशा और देवास से प्राप्त होते हैं। ओके, तो इन लोगों के हमें यहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हमें ये पता लगा कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है वर्तमान मध्य प्रदेश का, इसके बहुत सारे क्षेत्र सातवाहनों के अंडर में थे। ओके, सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्धों के लिए भूमि अनुदान प्रथा, अग्रहार, जिसे अग्रहार कहते थे, कर मुक्त भूमि प्रारंभ की। तो सबसे पहले जो दान देने की प्रथा है वो सातवाहनों ने स्टार्ट करी थी। सातवाहन जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों को बहुत सारी जमीनें दान में की, और शुरुआत ही इन्होंने की थी। और एक और जो शीशे के सिक्के की शुरुआत किसने करी, वो भी सातवाहनों ने करी। ओके, तो इस बाद में चल करके पता है ये जो इन्होंने ये काम चालू किया, ब्राह्मण और बौद्धों को जो भूमि अनुदान स्टार्ट की, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि बाद के समय में ब्राह्मणों ने और जो ब्राह्मण धर्म और जो वैश्य थे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बाद के शासकों ने। और जो गुप्त थे या बाद के शासक, उनमें क्या हुआ कि बाद के जो शासक है वो कमजोर साबित हुए। क्यों, क्योंकि अधिकतर जो धन और जमीन वो किनके पास चली गई, ब्राह्मणों और बौद्धों के पास, जिससे कि उनके पास जो है टैक्स वाली जो भूमि है उसके कमी पड़ गई, और जिससे उनका जो कोष है वो खाली रहने लगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही, ठीक, मिलते हैं इसके आगे के काल में, क्योंकि अभी हमें गुप्तों का शासन पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में जो गुप्तों का शासन है वो कैसा रहा, और उनके साक्ष्य में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या क्या करवाया, और बाद के जितने भी शासक हैं वो सारे।
धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने जल्दी ही कवर कर लिया है बहुत सारा पार्ट। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन-सी बात, आप इसको पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए।